तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन आरएच ब्लड ग्रुपिंग की, ठीक है। तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग बेटा कहां किससे ये फाइंड किया गया? रिसस मंकी से। किससे? रिसस मंकी से। अच्छा, देखा गया कि जो रिसस मंकी है उसमें एक अलग तरह की भी ब्लड ग्रुपिंग दिखाई दे रही है। अच्छा, अब जब आप आरएच फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, बेसिकली जब आप जेनेटिक्स की बात करोगे तो जेनेटिक्स में फिर वही आएगा कि आरएच में भी दो, एक आरएच के दो एक आरएच प्लस प्लस आरएच प्लस प्लस अगर रहेंगे तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। आरएच प्लस आरएच नेगेटिव रहेगा तो फिर आरएच पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आरएच आरएच नेगेटिव है दोनों, है ना, पेरेंट्स में, या तो ये नेगेटिव रहेगा, वो अपन जीन जेनेटिक्स में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए जो बेसिकली एक कंडीशन तैयार की गई है, अगर फीमेल जो है वो क्या है, आरएच नेगेटिव है और जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी या फिर जो भी प्रेगनेंसी है, तो उस प्रेगनेंसी में अगर फीमेल आरएच नेगेटिव है और जो बच्चा हो रहा है, जो फीटस है, वो आरएच पॉजिटिव है, तो जब डिलीवरी के समय पे, है ना, जब थोड़ा सा भी ब्लड अगर मदर के ब्लड से एक्सपोजर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो मदर की बॉडी है वो आरएच पॉजिटिव क्या है, उसके लिए एंटीजन है, तो मदर की जो बॉडी है वो उसके लिए क्या बनाना शुरू कर देगी, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। तो जब, है ना, जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी या फिर उसके बाद जब भी एक्सपोजर के बाद जो भी प्रेगनेंसी होगी, उसमें क्या होगा, अगर बच्चा आरएच पॉजिटिव यानी जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि डिलीवरी के समय या फिर आफ्टर द डिलीवरी क्या होगा, ऐसे जो जब एक्सपोजर होगा तो एंटीबॉडी, बच्चे में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी, जैसा कि मां के जो है कि ब्लड में बन रहा था ड्यू टू द फॉरेन एंटीजन, है ना। अब क्या होगा, जब ऐसा होगा तो इसके केस में क्या हो जाएगी, बच्चे की जो ब्लड है वो क्या हो जाएगी, क्लॉट करना शुरू कर जाएगी, ठीक है। इसके केसेस में मैंने आपको कई बताया है कि क्या हो जाएगा, आपको सीवियर एनीमिया वगैरह केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी आरबीसी है वो क्लॉट, वो ब्रस्ट करने शुरू हो जाती है, और इस केसेस हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं, ठीक है। और अच्छा, इस केस से अगर बचना है तो हम कौन सी क्या लगाते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी, है ना, क्या लगाते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी, ठीक है। तो हम ये इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा किसके बारे में, हेडिंग है हमारी लिम्फ, ठीक है। लिम्फ के बारे में बात करेंगे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बात ये आ रही है कि आप वही आप देखते हैं जब सिंपल आपकी सिंपली कट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, फिर थोड़े समय बाद ब्लीडिंग क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आपके ब्लड में, है ना, क्या बन रहे हैं, फाइबर्स आ रहे हैं। फाइबर्स ने क्या किया, जो आपके बॉडी में जो आपके ब्लड में सेल्स जो भी डैमेज हुए थे वो वहां पे जाकर के ट्रैप हो जा रहे हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स क्या हो जा रहे हैं, वहीं पे जाकर के ट्रैप हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फाइबर बने, ये फाइबर किससे बन रहे हैं, ये फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन किसमें एक्टिव हो गया, फाइबर में, है ना, फाइब्रिन बना दिया, ठीक है। अब ये फाइब्रिनोजन किससे एक्टिवेट होता है बताइए, थ्रोम्बिन से, है ना। तो थ्रोम्बिन जो है वो कैसे एक्टिवेट होता है, प्रोथ्रोम्बिन से। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या किसको कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में, विद द हेल्प ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज, विद द हेल्प ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज। तो मैंने क्या बताया कि जैसे जो प्रोथ्रोम्बिन है, क्या प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये किसमें कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में, किसमें, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन जो है ये फर्दर किसमें काम करेगा, फाइब्रिनोजन पे, किस पे, फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन को किसमें बदल देगा, ये फाइब्रिन में, किसमें बदल देगा, फाइब्रिन में। और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलेगा, थ्रोम्बोकाइनेज, कौन, थ्रोम्बोकाइनेज, कौन बदलेगा, थ्रोम्बोकाइनेज। बेटा याद आ रहा है सब, थ्रोम्बोकाइनेज, है ना। अब ये बदले लेगी, अब यही फाइब्रिन है, ये क्या बनाएगी, आपको थ्रेड्स बनाएगी, और इसी में क्या हो जाएंगे, आपके डेड और आपके जो डैमेज ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, वहीं पे जाकर के ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग हुई। ये पूरी यही पॉइंट मेन है जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद और हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा अब क्या हेडिंग हमारी कि ब्लड क्लॉटिंग के बाद हमारी लिम्फ है, ठीक है। लिम्फ के बारे में बात करते हैं। तो लिम्फ क्या है, हमने कहा प्लाज्मा का ही जो कंपोजिशन है, ठीक है। जब हम, है ना, कैपिलरीज जो ब्लड वेसल्स आती हैं, है ना, जब ये टिश्यूज से होते हुए, सेल्स से होते हुए जब ये वापस वेन में जा रही होती है, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स, है ना, कुछ जो प्लाज्मा कंपोनेंट वो टिश्यूज में ही रह जाते हैं, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि जब ये रह जाता है तो ये कौन सी चीज है जो इस टिश्यू फ्लूइड में मिलेंगे या फिर टिश्यू के बीच में रह जाते हैं। तो हमने कहा प्लाज्मा का कंपोजिशन है, क्यों, क्योंकि ब्लड जा रही है, ब्लड पास हो रही है, बट ब्लड में से जो आपके आरबीसी है, ब्लड सेल्स से ये पास आउट नहीं हो पाते, है ना। तो क्या पास आउट होते हैं, आपके प्लाज्मा। और प्लाज्मा में ज्यादातर कंपोनेंट क्या है, वाटर है, और क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है। तो वाटर्स हो गए, प्रोटीन्स में जो बड़े प्रोटीन है जैसे फाइब्रिनोजन, ये पास आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पास आउट, बाकी चीजें क्या हो जाती है, प्रोटीन जो आपकी प्लाज्मा कंपोजिशन है वो सारे पास आउट हो जाएंगे, बट प्रोटीन पास आउट नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएंगे, अब इनके लिए ये क्या होते हैं, ये फिर लिम्फेटिक वेसल्स में चले जाते हैं, फिर वहां से आगे जो कि आपके लिम्फ नोड में चले जाएंगे, फिर आपके मेजर जो कि आपके मेजर जो है कि आपके सुपीरियर मेजर एओर्टा में आपके चले जाएंगे, ठीक है। मेजर वेना कावा, है ना, सुपीरियर वेना कावा, है ना। जबकि जो लार्ज वेसल्स हैं, सियाटिक ग्लैंड क्या कर रही है कि जो लार्ज वेसल्स है उसमें वापस फर्दर ड्रेन आउट हो जाते हैं, ठीक है, वापस चले जाते हैं। तो लार्ज वेसल्स कौन है, हमारे जो सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो इसमें जाकर के ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक नई सिस्टम बनेगी, नई सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगी, और इसको क्या बोलते हैं अपन, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं कि
सर्कुलेटिव, क्योंकि बॉडी फ्लूइड तो खत्म हो गई, अब क्या है कि हमारी सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था बेटा, सर्कुलेशन में हमारे पास क्या है, हमने कहा कि हम एनिमल किंगडम से हैं, तो एनिमल किंगडम में क्या सर्कुलेशन की जरूरत सिर्फ हमको है? नहीं, सर्कुलेशन तो सबको जरूरत है, ठीक है। लेकिन अब सर्कुलेशन के लिए जो स्पेशल ऑर्गन है, ये क्या हुआ है, इवोल्यूशन में धीरे धीरे इवॉल्व हुए। पोरीफेरा में कैसे हुआ है, सिलेंटेटा में कैसे हुआ है, टिनोफोरा में कैसे हुआ है, प्लेटिहेलमिन्थेस में, एस्केलेमिन्थेस में, यहां से लेकर के पोरीफेरा से लेकर के एस्केलेमिन्थेस में कैसे हुआ है, सिंपल डिफ्यूजन कैसे हुआ है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, एस्केलेमिन्थेस के बाद आर्थ्रोपोड्स, है ना। आर्थ्रोपोड्स में क्या कहा, कैसे मिलेगा आपको, एनालिट्स में, एनालिट्स में कैसे मिलेगा, क्लोज टाइप के, कैसे हैं, क्लोज। अब यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो दो टाइप के हैं, एक ओपन एक क्लोज। ओपन सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि जो बॉडी है वो एक, है ना, हार्ट क्या करती है, एक लार्ज वेन के थ्रू ब्लड को पास आउट करता है और वो बॉडी फ्लूइड में बिखेर देता है, ठीक है। अच्छा, जो ओपन बॉडी कैविटी में जो बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी जाती है, इसको क्या बोलते हैं, साइनसेस, क्या बोलते हैं, साइनसेस, ठीक है। अब उसके बाद जबकि जो आपकी, अगर मैं बात करूं आपकी जो क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी डिफरेंट डायमीटर की ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसे हम वेन कहते हैं, वेन्यूल कहते हैं, अरोटा कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर, बात क्लियर है, ठीक है। तो डिफरेंट डायमीटर के जो कि ब्लड वेसल्स में आपकी ब्लड फ्लो करेगी। अगर ऐसा होता है तो दिस इज द क्लोज सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो एनालिडा ऐसा है जिसमें पहली बार आपको क्लोज सर्कुलर सिस्टम देखने को मिला था। थोड़ा पानी देना यार, ठीक है, तुम पानी लो और समझिए, एनालिडा ऐसा है जिसमें आपको पहली बार क्लोज सर्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगी। इसके अलावा बेटा आपको पहली बार क्या देखने को मिला था, आपको पहली बार जो है कि फर्स्ट टाइम जब, अब एनालिडा के बाद अब कौन आएगा, आर्थ्रोपोडा। तो इसमें आपको पहली बार तुरंत, है ना, क्या देखने को मिल गया, ओपन सर्कुलर सिस्टम। उसके बाद फिर कौन आएगा, मोलस्का, क्या देखने को मिला था, ओपन, है ना। तो मैंने आपको बताया था ना कि आपकी जो लार्ज फाइलम है और जो सेकंड लार्ज, इन दोनों में क्या देखने को मिलेगा, ओपन सर्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, गायनोडर्मेटा, इसमें क्या देखने को मिलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, है ना। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन, ठीक है। उसके बाद फिर कॉर्डेटा में क्लोज। तो कॉर्डेटा एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है कि जो कॉर्डेटा है और एनालिडा, इसमें आपको कैसे देखने को मिलेंगे, क्लोज, मतलब कॉर्डेटा और एनालिडा में क्लोज, बाकी आपके आर्थ्रोपोडा मोलस्का में आपको ओपन देखने को मिलेंगे, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम और भी डिस्कस करें, हमने कहा कि जो सर्कुलेशन सिस्टम की बात आ गई थी, हमने कहा हम बात करते हैं कि ये सर्कुलेशन सिस्टम कैसा है। तो हमने कहा कि जब हम बात करेंगे कॉर्डेट्स में, तो एक लाइन एनसीईआरटी की सबसे पहले आती है क्या, कि ऑल वर्टिब्रेट्स पासेस द मस्कुलर हार्ट, है ना, ऑल वर्टिब्रेट पासेस द मस्कुलर हार्ट, है ना। तो अब और वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट्स में हम देखेंगे तो हमारे पास कितने क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स में, बताओ, 5। कौन कौन से हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल। तो कौन कौन से हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल। तो हमने कहा था जो फिशेस है इसमें 2 चैम्बर मिलेंगे, ठीक है, और एम्फीबियन, हाँ, फिशेस में क्या देखने को मिलेंगे, 2 चैम्बर, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। जबकि अब फिशेस के बाद क्या आएंगे हमारी, एम्फीबियंस और रेप्टाइल। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल में 3 चैम्बर, बट एक को छोड़ करके एक रेप्टाइल है, कौन, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे। अच्छा, जिनमें 3 चैम्बर है उसमें 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बर्ड्स और मैमल वे अलॉन्ग विद द क्रोकोडाइल, ठीक है। इसमें क्या आपको 4 चैम्बर देखने को मिलेगा। कौन कौन से बेटा, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करें तो हमने कहा ह्यूमन हार्ट कहां पे मिला है, थोरैसिक रीजन में, और ये कहां पे है, ये जो है चेस्ट, मतलब रिब्स के पीछे है, ठीक है, बिहाइंड द रिब्स है, ठीक है। और जो लंग्स है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ये जो हमारी जो हार्ट है वो इसकी साइज कैसी है, क्लिंचेड फिस्ट है ना, और ये क्या है, टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, थोरैसिक कैविटी में है, ठीक है, और ये टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट है, ठीक है। बात समझ आ गई। और इसकी कैसी ओरिजिन है, मिजोडर्मल ओरिजिन है। कैसी है, मिजोडर्मल ओरिजिन है। बात क्लियर है यहां तक। और क्या याद आ रहा है हमें, हमने कहा हार्ट की लेयर के बारे में बात करें तो हमने कहा कि इसके जो है ये एक लेयर से कवर होती है, इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। ये भी बात हो गई क्लियर। अब हमने और भी बात किया, ये हमारी जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रिया, है ना, मतलब 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया। अब जो ये एट्रिया है, ये एट्रिया आपस में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द व्हाट, इंटर एट्रियल सेप्टम। कैसे, इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो वेंट्रिकल है ये भी एक दूसरे से अलग होंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में, है ना, दोनों एट्रिया, दोनों साइड के, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल मिलती है ना, जिसका कहते हैं मिट्रल वॉल। क्या, लेफ्ट के साइड में बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट के साइड में, है ना, ध्यान से सुनो, लेफ्ट के साइड में क्या मिलेगा, मिट्रल वॉल, या फिर इसको बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। जबकि राइट साइड के एट्रिया और राइट साइड के वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड, है ना, अब क्या देखने को मिलता है, वॉल देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया, अच्छा ये वॉल का काम क्या है, ये बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है, मतलब जो ब्लड है उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करता है। बेटा क्लियर है, समझ आ रहा है सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी बताया था कि जो हमारी वॉल्व है उसको जो है पैपिलरी मसल्स जो है वो पुरकिंजे फाइबर, है ना, अरे जो कि आपके कॉर्नी टेंडनी, है ना,
कॉर्निक टेंडन के थ्रू ऐसे पकड़े रहती है, ठीक है। क्यों? ताकि आपकी जो वॉल है वो पीछे की तरफ ना चली जाए, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि जो बेटा आपकी जो एट्रिया है, इस एट्रिया में है ना, जो आपकी राइट एट्रिया है, तो राइट एट्रिया में हमने बताया था आपको 3 चैम्बर, 3 ओपनिंग होती है। कौन कौन से? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनसेस, ठीक है। क्लियर हो गई। उसके बाद हमने आपके लेफ्ट एट्रिया के बारे में बात की थी। हमने कहा कि लेफ्ट एट्रिया में क्या होता है, यहाँ पे 4 ओपनिंग होती है सेपरेटली, लंग्स से आती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, क्या बोलेंगे? वेन, पल्मोनरी वेन। क्लियर है। अब मैं वेंट्रिकल की बात कर लूं तो जो राइट वेंट्रिकल है वहां से क्या निकल के जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकल जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल के जाएगा? अओर्टा। क्या निकल के जाएगा? अओर्टा। बात क्लियर हो गई? सारी चीजें इतनी याद हो गई। इसके बाद हमने कहा कि देखो यहां पे एक कार्डियक मसल्स मिलती हैं, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स मिलती हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? नोडल सिस्टम, है ना, नोडल टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। अब ये नोडल टिश्यू क्या काम करती हैं? ये ऑटो एक्साइटेशन का काम करती है। किसका? ऑटो एक्साइटेशन का। ये खुद से क्या करती है? सिग्नल्स को जनरेट करती है। इसीलिए हमारी हार्ट कैसी होती है बेटा? मायोजेनिक होती है। 2 टाइप की हार्ट मैंने बताई है, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब हार्ट अपने आप को खुद से कंट्रोल कर रही है, न्यूरोजेनिक मतलब वो हार्ट जो न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। क्लियर है बेटी? अब सुनो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमने ये भी बात किया था कि जो आपके जो नोडल टिश्यूज है ये 2 है। कहां? एक मैंने बताया था राइट एट्रिया में अपर राइट कॉर्नर पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? एसे नोड। क्या बोलते हैं? एसे नोड। इसी को हम दूसरा नाम भी बताया था आपको, क्या? पेस मेकर। क्या होता था? पेस मेकर। अब दूसरी बात कर रहे हैं, हमने कहा ये रेगुलर की इरेगुलर टाइम पे इंटरवल पे क्या है? रेगुलर। ये रेगुलर टाइम पे क्या करता है बेटा? ये सिग्नल को जनरेट करता है। अब ये सिग्नल किसके पास जाएगा बेटा? बोलो। एवी नोड को। एवी नोड की लोकेशन बताइए जरा। लोअर लेफ्ट ऑफ राइट एट्रियम। हाँ, लोअर लेफ्ट ऑफ द राइट एट्रियम, नियर द व्हाट? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अरे तुम भूल गए होगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहां पे आ रहा है बताओ? एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल के बीच में, है ना, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो मिलेगा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके साथ साथ मैंने और भी बताया था कि आप इसको क्या बोल सकते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी बोल सकते हैं। यहां भी देखने को मिलेगा, पास ही में तो है दोनों, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा? ये सिग्नल लेगा किसके थ्रू? एसे नोड के थ्रू, है ना। अच्छा, जो हमारी एवी नोड है इसको हम दूसरा नाम बताया था फेस कटर। क्या? फेस कटर। अब ये जो है ये लेकर के किसको देगी? आपके पुर्किंजे फाइबर को, है ना, नोडल टिश्यू है ना, आपके पुर्किंजे फाइबर को देगी। अब पुर्किंजे फाइबर जो है आपकी किसको दे देगी? मतलब बेसिकली आपके बंडल ऑफ हिज से लेते हुए पुर्किंजे फाइबर को दे देगी। बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे रेगुलर टाइम पर क्या होगा? आपकी हार्ट जनरेट होगी, आपकी बीटिंग जनरेट होगी, यानी आपकी सिग्नल जनरेट होंगे। जैसे सिग्नल जो है बेटा, जो सिग्नल होगी वो क्या करेगी? वो सिस्टोल का काम करेगी, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शंस का काम करेगी। और जो कॉन्ट्रैक्शंस है, कॉन्ट्रैक्शंस मतलब हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टोल, है ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, यानी जब भी आपकी ऐसे नोड है ना, जैसे जैसे ये सिग्नल प्रोवाइड करेगी तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होगी, ठीक है। अब ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगी? एट्रिया में होगी। फिर वो कॉन्ट्रैक्शन किस पास जाएगी? वेंट्रिकुलर के में जाएगी, विद द हेल्प ऑफ द व्हाट? बंडल ऑफ हिज थ्रू द पुर्किंजे फाइबर। बेटा बात क्लियर है? ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब ये रेगुलर इंटरवल पे जब ये क्या सिग्नल दे रही है, मतलब क्या दे रही है? सिग्नल्स दे रही है। अब इस केस में क्या होगा बेटा कि अगर ये बार बार ऐसे सिग्नल्स दे रही है तो हमारी जो हार्ट होगी वो एक रेगुलर इंटरवल में भी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। इसी को हम क्या कह सकते हैं कि ये सिस्टोल और डायस्टोल हो रही है। बात क्लियर है? अब दूसरी पॉइंट हमने भी बताया बेटा क्या कि ये जो हमारी हार्ट है, ठीक है, अगर रेगुलर टाइम इंटरवल पे अगर सिग्नल्स आ रहे हैं तो क्या इसको बाहर से इसको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है? क्या है? क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हम दौड़ रहे हैं, हमको मसल्स को क्या चाहिए? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बेटा। अब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ऐसे केसेस में अगर हमारी जो बीटिंग है, हाँ, एनर्जी कहां से मिलेगी? ब्लड से मिलेगी, यानी ब्लड को उस जगह पे जल्दी पहुंचना होगा, है ना। अगर जल्दी पहुंचने का काम किसका है? हार्ट का। अगर वही उसी स्पीड से अगर हमारी हार्ट पंप करती रही तो हमारी क्या हो जाएगी? हमारे मसल्स को उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें उस मसल्स को एनर्जी देने के लिए ब्लड को जल्दी जल्दी फ्लो करना पड़ेगा। तो इसके केसेस में क्या करना पड़ेगा? हार्ट को जल्दी बीट करनी पड़ेगी, जल्दी पंप करना पड़ेगा, है ना। जल्दी जल्दी वहां पे सिस्टोलिक डायस्टोलिक होनी चाहिए, जल्दी जल्दी क्या होनी चाहिए? वहां पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होनी चाहिए। तो इसी केस में क्या होना चाहिए? बाहर से भी कोई कंट्रोल करना चाहिए ताकि ये जो रेगुलर टाइम इंटरवल पे अगर जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको मैं बढ़ा भी सकूं और घटा भी सकूं। बात समझ आ रही है? इसके अलावा हमने और भी चीजें डिस्कस की आपसे, क्या कि जब हम रेगुलर टाइम इंटरवल पे देखते हैं तो कितना सिग्नल जनरेट होता है? 70 to 75, मतलब 70 to 75, मतलब 70 से 75। बट ऑन एन एवरेज की बात करें बेटा तो कितना है? 72। अगर मैं बात करूं बेटा आपसे तो हमने कहा कि अगर बात करता हूं कि 72 है ना, कितना? 72 अगर सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, क्या सिग्नल जनरेट हो रहे हैं कितने बेटा? 1 मिनट में, है ना। कितना? 1 मिनट में। तो 1 सेकंड में कितना जनरेट होगा? कितनी बार सिग्नल जनरेट? मतलब 1 सेकंड, मतलब आप देखेंगे कि एक सिग्नल है ना, एक कॉन्ट्रैक्शन, एक सिग्नल के लिए कितना टाइम लगा होगा? तो हमने कहा अगर 72 सिग्नल्स आ रहे हैं कितने? 60 सेकंड में। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो एक सिग्नल कितने में आएगा बेटा? 60/72 कितना हो जाएगा?
0.8। तो ये 0.8 सेकंड में हमारी एक सिग्नल आई, और इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, बताओ? दिस इज व्हाट, दिस इज द व्हाट, दिस इज द टाइम इन विच द वन सिग्नल इज कमिंग। यानी अच्छा, यही सिग्नल आपको नहीं लगता कि यही सिग्नल बार बार आ रही होगी 1 मिनट में, तो इसलिए हमने इसको ये क्या कह दिया, दिस इज द साइकिल। और ये साइकिल किसमें चल रही है, आपके हार्ट में, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कार्डियक साइकिल। अब बताइए, देखिए पॉइंट ये है कि अब 0.8 सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एट्रिया क्या करेगी, या फिर वेंट्रिकल क्या करेगी, ब्लड को पंप आउट करेगी, है ना, ब्लड को पंप आउट करेगी। और जब बेटा ब्लड को पंप आउट करेगी तो ऐसे केस में क्या होगा, ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जब 0.8 सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अब मैं वेंट्रिकल लेके चल रहा हूं, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा 1.8 सेकंड में हर बार, है ना, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो होगी, है ना, हार्ट से बाहर जाएगी। वेंट्रिकल क्योंकि हार्ट से बाहर ही ब्लड पंप करता है लंग्स में या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में, है ना। तो अब पॉइंट मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन में क्या, एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड, है ना, हार्ट से बाहर जा रहा है दोनों वेंट्रिकल के, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वैल्यू। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वैल्यू। तो स्ट्रोक वैल्यू हमारी कितनी होती है बताइए, 70 ml। कितनी, 70 ml। तो हमारी ब्लड, है ना, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक में कितना ब्लड पंप आउट करती है, 70। अब ये एक बार की है, बट कितनी बार ये चीज हो रही है 1 मिनट में, 72 अभी निकाला है हमने ना, तो 72। जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा, 5000 ml। कितना, 5000 ml, यानी ये किसके बराबर है बेटा, 5 लीटर। तो अब ये 5 लीटर क्या आ गया हमारा, कार्डियक आउटपुट। क्या है, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू व्हाट बेटा, बताओ, स्ट्रोक वैल्यू इनटू हार्ट रेट। तो हार्ट रेट हमारी कहना हमने बताया, तो हार्ट रेट कितनी बार, 72 बार है, जितनी बार बीटिंग करेगी वही तो हमारी हार्ट बीट होगी, वही क्या हमारी हार्ट रेट। ठीक है, 1 मिनट में हमने कितना बीट कराया है, ठीक है, हार्ट ने कितना बीट किया है, तो ये हमारी क्या निकल गई, कार्डियक आउटपुट। क्लियर है ये। अब यहीं से कहानी चलती है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में क्या बात बताई, हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से बताओ, बोलो, ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। अब एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है कि जब एट्रिया अगर सिस्टोल रह रही है, पहले हम ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में बात करें, तो ज्वाइंट डायस्टोल में सब कुछ क्या है, बिल्कुल रिलैक्स फेज में। इस समय ब्लड यहां से, मतलब आपकी एट्रिया में ब्लड फिल हो रही है ना, एट्रिया में ब्लड आई जा रही है। कहां से आएगी एट्रिया में ब्लड, बताओ आपके, बताओ एट्रिया में कहां से ब्लड आएगी, लेफ्ट एट्रिया में आ रही है लंग्स से, और राइट एट्रिया में कहां से आ रही है, आपके बॉडी से। ठीक है, ये ब्लड लेकर के आ रही है, ये ब्लड नॉर्मली आते जा रहे हैं। अब यहाँ पे इस केस में क्या है, आपकी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल है, क्योंकि सब रिलैक्स फेज में, तो ये भी ओपन होंगे, तो ब्लड क्या एट्रिया से रिस्पेक्टिव वेंट्रिकुलर में जा रहा होगा। राइट, नहीं समझ आ रहा है, आया ना, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकुलर में जा रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही ज्वाइंट डायस्टोल खत्म होगा, है ना, यानी एट्रिया, सेकंड स्टेप एट्रियल सिस्टोल, जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होगी बेटा, तो उस एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, बहुत तेजी के साथ, है ना, क्योंकि कांटेक्ट करेगी, तो अब जो वेंट्रिकुलर में पहले ज्वाइंट डायस्टोल के समय जो ब्लड जा रही थी, अब क्या होगा ऐसे केसेस में, अब 30% बढ़ करके, क्योंकि फोर्स लग गई, तो फोर्स के साथ क्या हो जाएगी, ज्यादा तेजी से ब्लड अंदर चली जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट बेटा, आपका एट्रियल सिस्टोल। और वेंट्रिकल, अब कुछ समय, अब जैसे एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, उसके बाद क्या कहेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल। अच्छा, वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व में क्या हो जाएगी बेटा, ये बोलो, क्लोज हो जाएगी। और इसी के क्लोज होने की वजह से हमें क्या साउंड सुनाई देती है, लब साउंड सुनाई देती है ना, बताया है। अब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल जब सिस्टोल होगी तो यहाँ पे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गए, लेकिन कौन सी वॉल्व खुल गई हमारी, सेमिनल वॉल्व। ये कहाँ पे मिल रही है, पल्मोनरी वेन में मिल रही है और आपके अओर्टा में मिल रही है। ठीक है, ठीक है, पल्मोनरी वेन और अओर्टा में, ये आपकी सेमिनल वॉल्व मिल रही है। अब कॉन्ट्रैक्शन जैसे होगी तो सेमिनल वॉल्व क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही सेमिनल वॉल्व ओपन होगी तो अब ये क्या हो जाएगी, ये अपने रिस्पेक्टिव, है ना, पल्मोनरी वेन और आपके अओर्टा में ये ब्लड को पंप आउट करेगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद जैसे ही रिलैक्स हो जाएगा वेंट्रिकल का, तो सेमिनल वॉल्व भी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब सेमिनल वॉल्व क्लोज हो जाएगी तो हमें कौन सा साउंड सुनाई देगा, डब साउंड। इसलिए स्टेथोस्कोप में हमें 2 साउंड सुनाई देते हैं, लब और डब साउंड। हार्ट साउंड के बारे में बात किया था हमने, ठीक है, लब और डब साउंड। लब साउंड ज्यादा डोमिनेंट होता है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कि अब ये हार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है ईसीजी। ठीक है, ईसीजी के बारे में बात किया हमने, कहा कि आप जब मशीन पे देखते हैं, तो जब हॉस्पिटल में देखते हो तो एक मशीन होती है टेलीविजन, उस पर क्या निकलता है, पी 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 पी, इस तरह से साउंड आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो मशीन है ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना, मशीन का नाम है, जबकि जो पेपर निकल रही है उस पेपर क्या नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियो। याद हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब वहां पे हमने कहा जो हमारी ईसीजी है, अब ये क्या है, इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अकरिंग इन द हार्ट, है ना, जो हार्ट में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसी का क्या है बेटा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नहीं आ रहा है समझ में, याद हो रहा है, पूरा रिवाइज हो रही है, सारी सीक्वेंस वाइज, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट करें, हमने कहा कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये एक ग्राफ पे निकल रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो होती हर एक पीक, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन करेगी, हर एक पीक को हम एक नया नाम दे रहे हैं। ठीक है, एक लेटर से डिनोट कर रहे हैं, और वो लेटर क्या है, पी है, क्यू आर एस है और टी है।
ठीक है, तो हमने पी से लेकर के टी तक हमने एक लेटर से डिनोट कर दिया उसके हर एक पीक को। और एनसीईआरटी कहती है जो बेटा पी वेव है वो क्या बताएगा, एट्रियल सिस्टोल को, या फिर डीपोलराइजेशन है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के टर्म में बात करें तो डीपोलराइजेशन। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का डिनोट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, फिर से बोलो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। उसके बाद फिर टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, किसको, रीपोलराइजेशन को। ठीक है, अब उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन और आती है कि द एंड ऑफ द टी वेव इज द एंड ऑफ द सिस्टोल। ठीक है, उसके बाद हम और भी डिस्कस करें। हमने कहा कि आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके किसी भी पर्सन की हार्ट रेट बता सकते हैं, राइट। इसके बाद हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कि जो कोई भी है जो पी क्यू आर एस ये सारी जो चीजें हैं जो भी पीक है, अगर इनमें किसी भी तरह से ठीक है कोई भी एबनॉर्मलिटीज आती है तो ये एक क्या है, डिजीज या फिर डिसऑर्डर्स को शो करता है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि इनका इसी चीज का एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंट होता है मेडिकल प्रोफेशंस में। बात क्लियर है।